महाराष्ट्र के कल्याण शहर के विट्ठलवाड़ी इलाके में स्थित दुर्गा मंदिर के ठीक सामने यशवंत अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 9 में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे और उनके परिवार के साथ रहते थे। जगदीश सालुंखे एक निजी कंपनी में काम करते थे। उनकी शादी वृषाली ठाकरे नाम की एक बेहद खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती से हुई थी। शादी के बाद जगदीश ने अपने भाई का घर छोड़कर उसी सोसाइटी में एक किराए के फ्लैट में वृषाली के साथ रहना शुरू किया। लेकिन फिर 6 मार्च 2019 की रात को लगभग 11 बजे अचानक से एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई। वृषाली ने घबराते हुए अपने पास में रहने वाले जगदीश के मामा नंदलाल को फोन किया। फोन पर रोते हुए वृषाली ने बताया, मामा जी, हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है और बदमाशों ने जगदीश को भी मार दिया है। वृषाली की आवाज में गहरी घबराहट और डर साफ झलक रहा था और उसने मामा जी से तुरंत घर आने की गुहार लगाई। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कौन थे वो बदमाश और कैसे इस खुशहाल जोड़े की जिंदगी एक ही रात में बदल गई? जानते हैं पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर जगदीश की मौत की खबर सुनते ही नंदलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए वृषाली को धैर्य बंधाया और कहा कि वे तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। नंदलाल का घर पास में ही था और वहां जगदीश का बड़ा भाई कांचन सालुंखे भी रहता था। इसलिए नंदलाल ने कांचन को भी तुरंत यह दिल दहला देने वाली खबर दी। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही कांचन भी नंदलाल के साथ तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, यह दुखद खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के लोगों के साथ साथ जगदीश के परिचितों और रिश्तेदारों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई। जब वे लोग घर के अंदर पहुंचे तो एक भयावह दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। जगदीश का शरीर बेड पर पड़ा हुआ था, घर का सामान बुरी तरह बिखरा हुआ था और वृषाली अपने पति के शव से लिपटकर बिलख रही थी। कांचन और नंदलाल ने पड़ोसियों की मदद से वृषाली को जगदीश से अलग किया और तुरंत एक ऑटो में उसे नजदीकी क्लिनिक लेकर गए। वहां के डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता देखते हुए उन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद वे लोग जगदीश को लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने तुरंत जगदीश को रुक्मिणीबाई अस्पताल रेफर कर दिया। आखिरकार जब वे रुक्मिणीबाई अस्पताल पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने जगदीश को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की ओर से तुरंत इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस थाने और पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी गई। पर आखिर उस रात क्या हुआ था? कौन थे वे रहस्यमयी लोग जिन्होंने जगदीश की जान ले ली? ये रहस्य अभी भी बना हुआ था। सूचना मिलते ही कोलसेवाड़ी थाना के एसआई अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत जिला अस्पताल पहुंच गए। इस बीच उन्होंने घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी थी। अस्पताल पहुंचने के बाद जब वे मृतक के परिवार से पूछताछ कर रहे थे, तभी उनकी नजर जगदीश के शव पर पड़ी। कुछ ऐसा था जिसे देखकर पुलिस अधिकारी तुरंत समझ गए कि यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं हो सकता। डॉक्टरों से बातचीत के बाद पुलिस अधिकारियों ने जगदीश सालुंखे के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस सीधा घटनास्थल पर यानी जगदीश के घर पहुंची। वहां उन्होंने हर पहलू की बारीकी से जांच की और फिर थाने लौट गई। थाने लौटने के बाद जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो उन्हें चोरी और जगदीश की हत्या के बीच कई संदिग्ध और उलझे हुए सुराग मिले। यह मामला बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा पहली नजर में लग रहा था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस को जगदीश की पत्नी वृषाली का बयान बेहद महत्वपूर्ण लगा। लेकिन उस वक्त वृषाली इतनी सदमे में थी कि बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए सीनियर पीआई शाहू राजे ने उसे अगले दिन थाने में आने के लिए कहा और इस संवेदनशील मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी पीआई मधुकर और सुनीता राजपूत को सौंप दी। वृषाली ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उस दिन घर में सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने फोन पर पति जगदीश सालुंखे को सब्जी लाने के लिए कहा। लेकिन काम से लौटते समय जगदीश सब्जी लाना भूल गए
और खाली हाथ ही घर आ गए। इस पर वृषाली खुद बाजार चली गई। जब वह बाजार से लौटकर घर पहुंची तो घर की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। उसने जब दौड़कर जगदीश के पास पहुंचने की कोशिश की तो देखा कि वह बेहोश पड़े थे। यह दृश्य देखकर वृषाली बुरी तरह डर गई। उसके शादी के गहने भी बदमाशों ने चोरी कर लिए थे। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने पति के मामा नंदलाल जी को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। वृषाली और जगदीश की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि अचानक यह दुखद घटना घटित हो गई। इसके बाद पुलिस ने वृषाली के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन जब जगदीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ ऐसा था जिसने पुलिस का शक सीधे वृषाली पर खींच दिया। अब वृषाली पुलिस की रडार पर आ गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर जगदीश सालुंखे के परिवार वालों से भी गहराई से पूछताछ की। परिवार वालों ने जगदीश की मौत को एक गहरी साजिश बताया। उनके अनुसार भले ही वृषाली और जगदीश की शादी हो चुकी थी, लेकिन वृषाली इस शादी से खुश नहीं थी। दरअसल शादी से पहले वह 2 बार जगदीश के साथ शादी करने से इनकार कर चुकी थी। तो क्या इस हत्या के पीछे वृषाली का हाथ था? क्या यह शादी के भीतर छिपा कोई गहरा राज था जो अब सामने आ रहा था? पुलिस की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में अनेक नए राज खुले। दरअसल वृषाली ने यह शादी अपने परिवार के भारी दबाव में आकर की थी। पुलिस को जब यह बात पता चली तो उन्होंने वृषाली से दोबारा गहन पूछताछ की। पहले तो वृषाली ने पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के तीखे सवालों में उलझकर अंततः उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन सवाल उठता है कि वृषाली ने अपने पति जगदीश का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया? दोस्तों, अब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए, खासकर लड़कों को, ताकि फिर कोई वृषाली बनकर किसी जगदीश की जिंदगी न छीन ले। 23 वर्षीय जगदीश एक सुंदर और मासूम युवक था जो मूल रूप से जलगांव जिले के तालुका रावेर का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुंखे एक सीधे साधे व्यक्ति थे जिनके पास गांव में थोड़ी सी जमीन थी और रावेर में एक हेयर कटिंग की दुकान थी। परिवार में गोकुल सालुंखे की पत्नी और 2 बेटे थे। बड़े बेटे कांचन सालुंखे की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र के कल्याण उपनगर में रहता था। वहीं छोटा बेटा जगदीश उस समय पढ़ाई कर रहा था। जगदीश की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक गलती ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वृषाली ने उस मासूम युवक की जान ले ली? जगदीश के पिता गोकुल सालुंखे काफी मेहनती थे और हेयर कटिंग की दुकान के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनके छोटे बेटे जगदीश को लेकर माता पिता का सपना था कि वह गांव में रहकर घर की जिम्मेदारियों को संभाले। लेकिन जगदीश का मन गांव की बजाय शहर में लगने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने भी शहर जाकर बसने की जिद पकड़ ली। आखिरकार वह अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे और भाभी के साथ शहर में रहने लगा। जल्द ही उसे अंबरनाथ स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। जगदीश के नौकरी करने के बाद उसके परिवार वाले उसकी शादी की योजनाएं बनाने लगे। जगदीश के पिता गोकुल सालुंखे ने बेटे की शादी की बात अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के बीच रखी। इसी दौरान मलाड में रहने वाले ठाकरे परिवार से 22 वर्षीय वृषाली ठाकरे का रिश्ता आया। वृषाली ठाकरे अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और घर में उसका एक भाई सतीश ठाकरे और मां थी। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके भाई सतीश के कंधों पर थी और इसी कारण उसने अब तक शादी नहीं की थी। वृषाली जितनी सुंदर थी उतनी ही चंचल और हंसमुख भी। उसकी यही विशेषताएं जगदीश को पहली नजर में भा गईं। जगदीश ने अपनी शादी के लिए वृषाली को पसंद कर लिया और दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। लेकिन किसे पता था कि यह शादी जो इतनी खुशियों से शुरू हुई थी एक दिन इतनी दुखद घटना में बदल जाएगी। वृषाली के परिवार को भी यह रिश्ता बहुत पसंद आया और उनकी पुरानी पारिवारिक रिश्तेदारी निकल आई। इसीलिए ठाकरे परिवार जल्द से जल्द वृषाली की शादी करना चाहता था। जब वृषाली और जगदीश ने एक दूसरे को देखा और पसंद किया तो दोनों परिवारों और रिश्तेदारों ने सगाई कर दी और शादी की तारीख भी तय कर दी गई। आज के समय में लोग सगाई को ही आधी शादी मानते हैं और अपने बच्चों को पूरी छूट दे देते हैं। वही हुआ
वृषाली और जगदीश के साथ भी। सगाई के बाद दोनों मिलने जुलने और साथ घूमने लगे। यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक चला। जहां जगदीश इस रिश्ते से बेहद खुश था, वहीं दूसरी ओर आजाद ख्यालों वाली वृषाली इस रिश्ते से उकता गई थी। उसे सीधा साधा लड़का नहीं चाहिए था। वह तो किसी मॉडल जैसे स्मार्ट पति की ख्वाहिश रखती थी, जो उसके इशारों पर चले और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करे। शादी के 20 दिन पहले वृषाली ने जगदीश को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बुलाया और भारी मन से कहा कि वह इस शादी से खुश नहीं है और उसे लगता है कि उनके विचार नहीं मिलते। उसने कहा, अगर हम दोनों की शादी हो भी गई तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इससे बेहतर है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। वृषाली की यह बात सुनकर जगदीश के तो पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसके घर वालों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी और रिश्तेदारों को कार्ड भी भेज दिए गए थे। जब जगदीश ने वृषाली को यह बात समझाने की कोशिश की तो उसने धमकी दी, अगर मेरी जबरन शादी करवाई गई तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी, और फिर उसके बाद क्या होगा यह तुम खुद समझ सकते हो। वृषाली की धमकी से जगदीश बुरी तरह डर गया और उसने सारी बातें अपने परिवार वालों को बता दीं। जब वृषाली के घर वालों को यह सब पता चला तो वे भी सख्ते में आ गए और उन्होंने वृषाली को आड़े हाथों लिया। अपने परिवार के दबाव में आकर वृषाली ने अपनी गलती मान ली और जगदीश से शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब जगदीश के परिवार वालों का वृषाली पर से भरोसा उठ चुका था। उन्होंने शादी के लिए तैयार होने से पहले वृषाली के परिवार से एक गारंटी और माफी पत्र लिखवाया और अपने पास रख लिया। इसके बाद ही वे शादी की तैयारी में जुटे। हालांकि परिवार के दबाव में आकर वृषाली ने शादी के लिए हां कर दी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी जगदीश के प्रति उलझन थी। वह उसे पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी और इसी कारण वह शादी को टालने की कोशिश कर रही थी। शादी से 8 दिन पहले वृषाली ने फिर से जगदीश को एक होटल में बुलाया और कहा, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। पहले मैं अपना करियर बनाना चाहती हूं और उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। तुम शादी की तारीख आगे बढ़वा दो। जब मेरा करियर बन जाएगा तो फिर हम कभी भी शादी कर सकते हैं। जगदीश ने इस बार वृषाली की बातें सुनकर गुस्से में आकर उसे समझाने की कोशिश नहीं की। उसने सख्त लहजे में कहा, यह बात तुम खुद अपने परिवार वालों से क्यों नहीं कहती? इतना कहकर जगदीश गुस्से में उठकर वहां से चला गया। जगदीश का यह रवैया वृषाली को भी नाराज कर गया और उसने तय कर लिया कि इस समस्या से अब उसे ही निपटना होगा। वह सारी रात इसी बात पर सोचती रही, बिस्तर पर करवटें बदलती रही और सुबह होते होते उसने इस परेशानी का जो हल निकाला वह बेहद खतरनाक था। दूसरी ओर दोनों परिवार वृषाली और जगदीश की शादी को लेकर बेहद उत्साहित थे। वृषाली की शादी की खबर से उसकी सहेलियों और दोस्तों में भी खुशी की लहर थी और वे उससे बैचलर पार्टी की मांग कर रहे थे। हालांकि वृषाली उन्हें बार बार टाल रही थी। फिर अचानक शादी के 3-4 दिन पहले वृषाली ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। इस पार्टी में खासतौर पर जगदीश को भी बुलाया गया। वृषाली के बुलावे पर जगदीश पार्टी में आया, लेकिन वह वहां ज्यादा खुश नहीं दिखा। पार्टी के बाद वृषाली ने बड़े प्यार से जगदीश के लिए खाने का टिफिन तैयार किया और उससे कहा कि वह घर पहुंचकर इसे खा ले। लेकिन जब जगदीश घर पहुंचा और टिफिन खोला तो उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। इस गंध के कारण जगदीश ने वह खाना नहीं खाया और उसे फेंक दिया। यह टिफिन और उसकी गंध शायद वृषाली की उस खतरनाक योजना का हिस्सा थी जिसे उसने रात भर सोचने के बाद तैयार किया था। वृषाली ने खुद कबूल किया कि उसने बड़ी चालाकी से खाने में जहर मिलाया था, लेकिन किस्मत से जगदीश उस दिन भी बच गया। आखिरकार 29 दिसंबर 2018 को धूमधाम से वृषाली ठाकरे और जगदीश सालुंखे की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए हिल स्टेशन चले गए। शादी के बाद जगदीश बेहद खुश था और उसने वृषाली के सारे गिले शिकवे भुला दिए थे। लेकिन वृषाली इस शादी से जरा भी संतुष्ट नहीं थी। उसके लिए यह शादी सिर्फ एक समझौता थी। समय बीतने के साथ वृषाली के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। वह हर छोटी बात पर जगदीश और उसके परिवार से लड़ाई करने लगी। आखिरकार
जगदीश के परिवार ने उसे अलग रहने की सलाह दी। परिवार के कहने पर जगदीश ने उसी कॉलोनी में एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वृषाली के साथ वहां रहने लगा। वृषाली यही चाहती थी, क्योंकि वह एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जिसमें कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो। नए घर में आने के बाद वृषाली पूरी तरह से आजाद हो गई थी। वह दिन भर मोबाइल पर बातें करती रहती और जब जगदीश इस पर ऐतराज करता तो वृषाली उससे झगड़ने लगती। जगदीश इन झगड़ों से बचने के लिए खुद ही चुप हो जाता था। हालांकि आम तौर पर लोग शादी के बाद अपने जीवन को हंसी खुशी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस रिश्ते की नींव रेत पर रखी गई हो वह कितने दिन टिक पाएगा। और यही हुआ जगदीश सालुंखे के साथ। शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि वृषाली ने अपनी आजादी पाने के लिए जो खौफनाक रास्ता चुना, उसने उसे सीधे जेल की काल कोठरी में पहुंचा दिया। घटना वाले दिन वृषाली बेहद खुश थी। उसने काम से लौटे जगदीश से प्यार भरी बातें कीं और अपने खतरनाक प्लान के तहत उसके खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला दी। जगदीश ने खाना खाया और जब वह सोने के लिए बेड पर गया तो अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। इससे पहले कि वह बाथरूम जा पाता, वृषाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर पूरी ताकत से उसका गला घोंट दिया। जब वैशाली को पूरा यकीन हो गया कि जगदीश की मौत हो चुकी है, तब उसने रोने धोने का नाटक करते हुए जगदीश के मामा नंदलाल को फोन किया। वैशाली ने अपने ड्रामे से परिवार और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। शादी से आजादी पाने के चक्कर में वृषाली खुद ऐसी खाई में गिर पड़ी जहां से निकलना अब नामुमकिन है। सवाल उठता है कि जब वृषाली और जगदीश के परिवार को पहले से ही पता था कि वृषाली इस शादी के खिलाफ है, तो फिर उन्होंने यह रिश्ता क्यों होने दिया? वृषाली ने शादी से पहले ही जहर खाने की धमकी दी थी और उसी वक्त यह साफ हो जाना चाहिए था कि जो लड़की अपनी जान लेने की धमकी दे सकती है वह किसी की भी जान ले सकती है। आखिरकार वृषाली की आजाद ख्याली और शादी न करने की जिद ने बेचारे जगदीश की जान ले ली। इसके बाद पुलिस ने वृषाली ठाकरे के बयान के आधार पर धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि विवाह और रिश्तों में मजबूरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझदारी और सहमति। जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए पूरी तरह से तैयार न हों, तो रिश्ता कायम रखना केवल समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए शादी और अन्य गंभीर फैसलों में एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने दी क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।